जनाब परवेज पाशा साहब और हापुड़ के जिला सदर जनाब साबिर कस्सार साहब सदर मजलिस को माला अर्पण करेंगे। जनाब हाजी आरिफ साहब दासना, हम तमाम हापुड़ और गाजियाबाद की आवाम से सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब का आज मसूरी की इस ऐतिहासिक सरजमीन पर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अब आपके दरमियान में सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब आपको खिताब फरमाएंगे। खामोशी से आप सुनिएगा मेरे भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परवेज साहब, चेयरमैन हाजी आरिफ साहब, जनाब शौकत साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच और सहनशीन पर बैठने वाले मेरे तमाम मजलिस के साथी और रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ा खामोश, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, आपका बेहद शुक्रिया कि इतनी बारिश के बावजूद भी हजारों की तादाद में आज आपने मजलिस के जलसे में शिरकत की। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम का यहां पर बारिश में भी ठहरना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बातिल ताकतों के तूफानों के बावजूद भी हम अपने सफर को जारी और सारी रखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम जलसा कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से रहमत की बारिश भी हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। मैं आज के इस जलसे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफीन को, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना चाहूंगा कि अब बारिश आए या तूफान आए, मजलिस बरसेगी इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका इस तरह से यहां पर जमा होना उन तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों को एक पैगाम देता है कि देख लो, किसी के सियासी जलसे में बारिश के बावजूद भी हजारों की तादाद में अवाम जनता नहीं ठहरती। आज मजलिस के जलसे में अवाम बारिश के बावजूद भी भीग रही है, कपड़े पूरे पानी में भीग चुके हैं, मगर हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे जज्बात और हमारे होश में रहकर हमको आगे का सफर तय करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले चंद महीनों में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करेंगे। आपने पिछली बार, ये एक तारीखी विधानसभा की सीट है, यहां पर बहुत से मसले और मसाइल हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि ये जो कचरे का डंपिंग यार्ड का मसला जो बड़ी तेजी से आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है, जो गांव के लोग उस डंपिंग यार्ड के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी है। हम भी नहीं चाहते कि डंपिंग यार्ड यहां पर गाजियाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उस गांव में खोला जाए। दूसरी बात, जो आपके पास रोड नहीं है,
बड़ी मुश्किल यहां पर होती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस का जब विधायक विधानसभा में जाएगा तो इस विधानसभा के बहुत से मसाइल जो हल तलब है, मजलिस उन तमाम मसाइल को हल करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहीं पर आप जानते हैं कि बहुत से मसाइल और प्रॉब्लम्स यहां पर या आपके पास हैं। मैं सिर्फ सरसरी तौर पर इसका जिक्र करके यहां से अपनी जगह को ले लूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मजलिस के पास एक प्रोग्राम है, मजलिस के पास एक पॉलिसी है, और जो यहां से मजलिस का उम्मीदवार खड़ा रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये एक तारीखी मुकाम है, और इस तारीखी मुकाम की एक तारीख भी है जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज के इस जलसे से ये बात भी कहना जरूरी समझता हूं हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को, कि अगर आप कभी हमारी मस्जिद में आएंगे या फिर हमारे मदरसे में आएंगे तो ना सिर्फ हम आपको पानी और चाय पिलाएंगे, बल्कि हम आपको बिठाकर ये बताएंगे कि इस्लाम और हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें दहशतगर्दी को फरोग नहीं देती। हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मोहब्बत की बातें करती हैं, नफरत की बातें नहीं करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में अगर किसी भी मदरसे में आप जाना चाहते हैं, किसी मस्जिद में जाकर किसी इमाम से पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी। ये जो पवित्र जगहें हैं, यहां पर लोग अगर कोई पीने का पानी पीने चले जाता है तो उसको मारते हैं और पीटते हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आप आइए, हमारे मदरसों में आइए, हमारी मस्जिदों में आइए, ना सिर्फ पानी पीजिए बल्कि बैठकर सवालात करिए, पूछिए हमसे कि ये वही जगहें थी जहां पर सन 57 में आप और हमने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि तारीख में आया है कि वो जगह है दास्तां जहां पर सन 57 में चौधरी नैन सिंह त्यागी और बशारत अली खान ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और अपनी जान को कुर्बान भी कर दिया। ये जो मंसूरी कैनाल के पास जो अंग्रेजों का बना हुआ कोठी है, वो उस बात की इलामत है कि यहां पर मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। मैं यहां पर ठहर कर बशारत अली खान को खराज अकीदत पेश करता हूं कि जब अंग्रेज जमीन का हर्राज कर रहे थे तो यही बशारत अली ने आगे बढ़कर उन तमाम अंग्रेजों के ऊपर हमला किया था, जिस पर बशारत अली को और चौधरी नैन सिंह त्यागी को यहां पर फांसी की सजा दे दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सन 57 में मीरठ के पास एक मुट्ठी भर भारत के सिपाहियों ने नदी हिंदौन के किनारे अंग्रेजों से मुकाबला किया, और आज भी वहां पर अंग्रेजों का कब्रिस्तान है उन फौजियों का जो इस बात की गवाही देती है कि यहां पर हमने हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मार्च 2019 में गाजियाबाद में मोदी का एक जलसा हुआ था, और मोदी ने अपने जलसे में बड़े बुलंद बांग दावे किए थे और कहा था कि कैसे मैं खामोश बैठ जाऊंगा जब पाकिस्तान पुलवामा में हमला करता है। मोदी ने उस वक्त हमारी फौज को इस्तेमाल किया और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोटों को बटोरने का काम किया। मैं आज उसी गाजियाबाद से नरेंद्र मोदी से एक सवाल करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, आप बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन भारत की जमीन पर एक गांव बना लेता है
आप खामोश क्यों हैं? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि उत्तराखंड में चीन हमारी भारत की जमीन में आकर हमारे इलाके के वो तमाम चीजों को तोड़कर चला जाता है, आप खामोश क्यों हैं? हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि लद्दाख में, डेमचौक में, डेप्सांग में चीन की फौज हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठी है, देश का प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री देश ये जानना चाहता है, जिस तरह आपने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, आज आप चीन पर भी हमला करिए, बताइए अपनी बहादुरी को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जबान से ये बार बार हमने सुना पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त कि घर में घुस के मारेंगे, आज चीन हमारे घर में घुस के बैठा है। प्रधानमंत्री चीन को भी निकाल कर फेंकिए, ये देश आपसे मुतालिबा करता है, मगर देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, चीन का नाम लेने से डरते हैं और देश की जनता को धोखा दे रहे कि हमने चीन के ऐप बैन कर दिए। प्रधानमंत्री का यह बात सच नहीं है नरेंद्र मोदी कि भारत और चीन का ट्रेड $100 बिलियन का हो चुका, हम 60 बिलियन का चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको पैगाम दे रहा हूं कि चीन से हम 60-70 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा चीन से नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुकाबला कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि यहां पर हज हाउस है आला हजरत के नाम से, आज वो हज हाउस को ताला डाल दिया गया। एनजीटी का ऑर्डर आया, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार उस एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ जाती है? क्या नदी के किनारे और गंदगी नहीं हो रही है? क्या क्या नहीं निकलता? मगर हज हाउस नहीं होने की बिना पर गाजियाबाद और मीरठ की जनता को बड़ी मुश्किल उठाकर यहां से दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं, क्या आप सुनने तैयार हैं? अभी चलिए, मैं बोलने तैयार हूं। बारिश जैसा बरसेगी, मैं भी ऐसा बरसूंगा अपने अल्फाज के जरिए से इंशाअल्लाह ताला। और हम जब बरसते हैं अल्लाह के करम से तो छतरी की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ये हमारे मजलिस के मुखालिफिन और खास तौर से यहां के विधायक का नाम असलम चौधरी ने कहा। असलम चौधरी ने बड़ी बड़ी बातें की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। असलम चौधरी, तुमको अब तक किसी एक मर्द मुजाहिद से वास्ता नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तुमको ये कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं वाहियात किस्म की, हम इनको बताना चाहेंगे, इन तमाम सेकुलर पार्टी को बताना चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से, यहां से मजलिस का उम्मीदवार यहां से एमएलए विधायक बनकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यह आपका जज्बा देखकर, यह आपकी मोहब्बत देखकर, यह आपकी वाबस्तगी देखकर, यह आपका बेनफ्स होकर एक बारिश हो रही है और आप यहां पर खड़े हुए हैं, वो इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को, मजलिस के उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कदमों को अब कोई सियासी जमात नहीं रोक पाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गाजियाबाद जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभाएं। मैं आपको ये इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस खड़े रहेगी तो वोट डिवाइड होगा। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया, क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया?
क्या योगी को वोट दिया? तो फिर कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए? कौन जिम्मेदार है इसका? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आ रहा हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपकी ताकत की और आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर आने वाले विधानसभा में मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सुनिए मेरी इस बात को, गाजियाबाद विधानसभा में कांग्रेस और सपा ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था ना पिछले बार। अब आप सुनिए हकीकत क्या है। कांग्रेस और सपा के लोगों को कालिया भट्टा, गुलजार कॉलोनी, हिंदुन विहार, इस्लाम नगर से 19,000 वोट मिले और बीजेपी को सिर्फ 1200, मगर बीजेपी जीत गई। अब आप बताइए, बीजेपी को 25,000 वोट विजयनगर से, मिर्जापुर से। अब ये आप जानते हैं कि विजयनगर, गुलजार नगर के हालात क्या हैं? क्यों जीती बीजेपी वहां पर? बताओ सपा और कांग्रेस वालों, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी नगर विधानसभा, अब्दुल वहाब चौधरी साहब वहां पर 60,000 वोट से हार गए। 2012 में कांग्रेस और आरएलडी ने इसको यहां से जीता था। बीजेपी सिर्फ उस वक्त 8% वोट ली थी 2012 में मोदी नगर विधानसभा से। आप सोचिए कि 5 साल में 2012 और 2017 आने तक बीजेपी को 50% वोट मिला। 8.5% से बीजेपी को 50% वोट कैसे मिला? तो मालूम हुआ कि गोविंदपुरी, हरमतपुरी, इन तमाम इलाकों से बीजेपी को वोट मिले और 2000 वोट से वहां से बीएसपी को शिकस्त मिली। तीसरी विधानसभा है सहियाबाद विधानसभा, यहां से अमरपाल शर्मा 2012 में बीएसपी के जीते थे। अमरपाल साहब एसपी और कांग्रेस में चले गए और बीजेपी और से हार गए। बीएसपी के जलालुद्दीन साहब तीसरे नंबर पर आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने 2012 में 99,000 वोट मिले थे। 2017 में बीजेपी को 2,65,000 वोट मिले। क्या मैं तो नहीं उड़ाना? कैसे मिले बीजेपी को बताइए आप? मुरादनगर विधानसभा है 2012 में, आपने देख लिया। फिर लोनी विधानसभा है, जाकिर साहब एमएलए थे 12 में, 17 में हार गए। 2012 में बीजेपी को 48,000 वोट मिले 2017 में। और बताइए इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट कैसे मिलते हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको मुसलमानों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, धोखा दिया जाता है कि मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करो। जब आप मुत्तहिदा अपना वोट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं मगर बीजेपी जीतती जा रही है। आपने मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल किया मगर आपके तालीम के मसाइल हल नहीं हुए, रोड नहीं बनती, यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी खेतों में चला जाता है, लोग परेशान होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में एक विकल्प है, एक मुतबादिल है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब के बार हम जरूर कामयाब होंगे, जीतेंगे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने अखबारात में पढ़ा, मीडिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री अब उत्तर प्रदेश में आज कुछ 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे हैं।
मोदी जी 5 साल खामोश बैठे और गाजियाबाद की एक महिला का भी जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया था अपनी मन की बात में। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कि मुझे वो मां के ऊपर बड़ा फख्र है जिसने कोविड हुआ तो अपने आप को अलग रखी अपने बच्चों को बचाने के लिए। मोदी जी, क्या आपने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन दी? क्या आपने उत्तर प्रदेश में कोविड की दवाएं दी? क्या आपने पहली वेव के बाद दूसरी वेव आते वक्त आपने क्या वैक्सीनेशन का इंतजाम किया? नहीं किया आपने। और आज नरेंद्र मोदी जाकर 6 मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद रख रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं कि 5 साल से ये बाबा की सरकार है, 5 साल से बाबा की सरकार है। क्या आपको नहीं मालूम देश के प्रधानमंत्री के कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 4,509 डॉक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। बाबा ये तो बताओ कि कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं? सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं। 2,297 डॉक्टर नहीं है तो बाबा क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? बाबा से आप जाकर पूछेंगे, बाबा ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 2200 डॉक्टरों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपने इनको तकर्रुर नहीं किया, इनको नहीं रखा, तो बाबा बोलेंगे डॉक्टर का नाम बदल दूंगा मैं, ज्यादा बोलेंगे तो ठोक दूंगा मैं। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 6% ऐसे घर हैं जो किसी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम से कवर्ड हैं। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं बीजेपी वाले, आयुष्मान भारत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जून 2021 का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जून 2021 के फिगर्स बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत में सिर्फ 975 लोगों को ट्रीटमेंट मिला जून 2021 तक, और सिर्फ 1500 लोगों को स्कीम में टेस्ट किया गया जून 2021 तक। आप बताइए बीजेपी कितना लंबा झूठ बोलती है, एक के बाद एक झूठ। और फिर नरेंद्र मोदी हो या योगी हो बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को रौंद दिया गया। देश के प्रधानमंत्री अपनी जबान से एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोलते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि जो अब्बा जान बोलने वाले थे लेकर जाते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोबारा पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि बताओ मोदी जी और योगी जी, आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? आप आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं? इसलिए बचा रहे हैं कि आशीष का ताल्लुक एक आलाजात समाज से, प्रकाश से है। अगर आशीष का नाम अतीक होता तो अब तक उसको ठोक दिया जाता या बुलडोजर उसके घर पर चला दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। ये लखीमपुर का वाकया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। आपको ये बात अपने जहनों में बिठाना पड़ेगा कि जिस समाज के पास ताकत होगी उसको बचाया जाएगा, क्योंकि आशीष का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से, इसलिए देश का प्रधानमंत्री उसके बाप को मिनिस्ट्री से नहीं हटा सकता। आशीष का ताल्लुक जिसने गाड़ी चढ़ाकर 5 किसानों को मार दिया, उस घरों में अंधेरा कर दिया, बहनों को अपने भाई से महरूम कर दिया,
एक ज़ईफ बाप को अपने नौजवान बेटे से महरूम कर दिया। मोदी जी और योगी जी उसको बचा रहे इसलिए कि उस समाज के वोट को हासिल करना है। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम्हारे खून की कीमत है? क्या तुम्हारे जज्बात की कीमत है? आज कोई नहीं बता रहा है। जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, 37% मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, घरों को तोड़ दिया गया। मगर अब तक आशीष, जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ, वो जेल में आराम से बैठा है, नाश्ता करते हुए जेल में आराम से सो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। मैं भीगने के लिए तब तैयार हूं तो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं यहां पर, याद रखिए, असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश अपनी, हाँ सुनिए, असदुद्दीन अवैसी यहां पर अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया है। असदुद्दीन अवैसी आपको नेता बनाने के लिए आया है। असदुद्दीन अवैसी आपका हक दिला कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं यही चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझसे ज्यादा काबिल मुसलमानों की एक लीडरशिप पैदा हो, आजाद लीडरशिप पैदा हो, जो आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके, जो आपकी तकलीफ को समझ सके, जो नौजवानों के ख्वाबों को पूरा कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिलकर हमको आगे बढ़ना है। हम किसी समाज के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे ना रहेंगे। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है। हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% पर यादव का मुख्यमंत्री बन जाता है। कितने ठाकुर हैं, योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचना है, आपको फैसला करना है। याद रखिए, दर्द हमारे पेट में हो रहा है तो अजवान हमको खाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में मुझे यहां पर कहा गया कि किसी का नाम लेकर कहो। क्या कहा आपने? सुनो, तुम एक फिल्म स्टार के बेटे की बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात को। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में नहीं है? उनकी बात कौन करेगा फिर? कौन करेगा उनकी बात? कौन करेगा उनकी बात? और तुम एक उस बच्चे की बात कर रहे हो जिसके बाप के पास ताकत है, दौलत है, मगर जो गरीब मुसलमान के पास न दौलत है न ताकत है, जिसकी मां अपने बेटे की जवानी को बर्बाद होते जेल में देख रही है। मैं क्यों बोलूं? मैं अपने भाई के बारे में बोलूंगा, मैं अपने बेटे के बारे में बोलूंगा, उसके बारे में बोलूंगा जिसको बेजुबान कर दिया गया। उसके बारे में सोचो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 27% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान हैं। कौन रोएगा उनके बारे में? क्या आपको मालूम कि CAA का एहतजाज हुआ, 20 मुसलमानों को गोली मार दी गई, 20 मुसलमानों को योगी की सरकार की पुलिस गोली मार दी गई। मैं उन गोली मारने वाले पुलिस के आलादारों को भी कहना चाह रहा हूं, तुमको जमीन की सरकार तो बचा रही है, आसमान और जमीन का मालिक तुमको नहीं बख्शेगा इंशाअल्लाह ताला। तुमने जिन बाप और माओ को अपनी औलाद से महरूम किया, इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा, अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सर सैयद की यौम पैदाइश है। जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, उसका कायम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत के संविधान की दफा 30 के तहत
माइनॉरिटी कैरेक्टर उसको नहीं देना चाहती है। हम आज के इस जलसे से मोदी सरकार से मुतालबा करते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास की बातें करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसका माइनॉरिटी स्टेटस बहाल करना चाहिए। सर सैयद को खराज अकीदत पेश करना है तो एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस हमको हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।